हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश व चेदी वंश के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की क्लास में हम हिंद यवन शासक, शक व क्षत्रप व कुषाण वंश के शासकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंद यूनानी शासकों को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। मौर्य शासन के पतन के बाद भारत पर एक के बाद एक आक्रमण होते रहे, जिससे पूरा भारत तहस नहस हो गया था। सेल्यूकस की पराजय के परिणाम स्वरूप लगभग एक शताब्दी तक यूनानियों का भारत पर पुनः आक्रमण करने का कोई साहस नहीं हुआ। सीरिया देश के आंतरिक स्थिति भी उस समय ठीक नहीं थी तथा उसके दो प्रमुख प्रांत पार्थिया व बैक्टीरिया स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। 250 ईसा पूर्व में पार्थिया व बैक्टीरिया ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह कर दिया। पार्थिया में हुआ विद्रोह अभिजात वर्ग द्वारा संचालित न होकर एक जन विद्रोह था। इसका नेतृत्व आर्सेकीज नामक एक व्यक्ति ने किया था, जो कि किसी राजघराने से संबंधित नहीं था। इसके विपरीत बैक्टीरिया का विद्रोह था, जो वो जन विद्रोह न होकर अभिजात वर्ग द्वारा संचालित था। इस विद्रोह का नेता बैक्टीरिया का गवर्नर डियोडोटस था। पार्थिया व बैक्टीरिया में हुए इन विद्रोह को कुचलने में तत्कालीन शासक एंटियोकस सेकंड व उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस सेकंड व सेल्यूकस थर्ड सफल न हो सके। सेल्यूकस थर्ड के पश्चात एंटियोकस जो थर्ड था ने भी इन विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। इस प्रकार पार्थिया व बैक्टीरिया स्वतंत्र बन गए। इसमें स्वतंत्र बैक्टीरिया का पहला शासक डियोडोटस बना। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंद यूनानी शासक डियोडोटस प्रथम बैक्टीरिया का पहला स्वतंत्र शासक बना। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र डियोडोटस सेकंड शासक बना। डियोडोटस सेकंड ने पार्थिया से सिंध को तथा सीरिया के शासक सेल्यूकस सेकंड के आक्रमण के विरुद्ध पार्थिया की सहायता की। डियोडोटस की यूथिडेमस ने हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। डियोडोटस के बाद यूथिडेमस आया था। यूथिडेमस एक शक्तिशाली शासक था। इसने साम्राज्य विस्तार किया, जिसमें परगना पार्थिया के भागों को व अर्कोसिया को अपने साम्राज्य में मिलाया। यूथिडेमस की मृत्यु के बाद डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना। इसने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत का अभियान किया। जो डेमेट्रियस था, यही सबसे पहले भारत आया था। यही भारत आने वाला सबसे पहला हिंद यवन शासक था, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता व महाभाष्य में मिलता है। डेमेट्रियस अपने इस अभियान में अपने सेनापति मिनांडर को अपने साथ लाया। डेमेट्रियस ने पंजाब के विस्तृत भूभाग पर अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस उसने पूरे उत्तर पश्चिम भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। डेमेट्रियस के बाद इसका सेनापति व दामाद शासक बना। मिनांडर एक शक्तिशाली शासक था। डेमेट्रियस का दामाद मिनांडर था, जो कि एक शक्तिशाली शासक था। उसने डेमेट्रियस द्वारा जीते गए साम्राज्य का विस्तार किया। इसने सुंगों को पराजित कर मथुरा पर अधिकार कर लिया। मिनांडर के विषय में डॉक्टर त्रिपाठी लिखते हैं कि मिनांडर हिंद यूनानी इतिहास का सबसे रोचक नृपति था। भारत में मिनांडर की मुलाकात बौद्ध दार्शनिक नागसेन से हुई, जिससे प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। मिनांडर व नागसेन के प्रश्न उत्तर का संग्रह मिलिंद पनाहो नामक पुस्तक में मिलता है। मिनांडर एक न्यायप्रिय शासक था। मिनांडर बौद्ध धर्मावलंबी शासक था। बौद्ध होने की पुष्टि उसकी मुद्राओं से होती है। मिनांडर ने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया। इसका उल्लेख मिलिंद पनाहो में मिलता है। सियालकोट अत्यंत वैभवशाली व संपन्न नगर था। भारतीयों ने हिंद यवन शासकों से बहुत कुछ सीखा और भारतीय संस्कृति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जब यूनानी हमारे देश में आए थे तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा था, जिसमें हिंद यवन कला का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा। भारतीयों ने सोने के सिक्के जारी करना हिंद यवन शासकों से ही सीखा। हिंद यवन शासकों
के सिक्कों से कला व राजा की जानकारी प्राप्त होती थी। भारतीयों ने यवनों से गांधार कला को सीखा, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा शक व क्षत्रप शासक। यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया में भारत में आए। शकों की 5 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें से महत्वपूर्ण पश्चिमी शाखा थी। पश्चिमी शाखा का सबसे महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन था। इसने पश्चिम शाखा का सबसे महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन था। इसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। रुद्रदामन ने गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। जो रुद्रदामन शासक था, इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। सुदर्शन झील अशोक के टाइम पीरियड में बनी थी और अलग अलग शासकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसमें एक रुद्रदामन भी था। रुद्रदामन संस्कृत भाषा से बहुत प्रभावित था। रुद्रदामन ने सर्वप्रथम एक संस्कृत अभिलेख का निर्माण कराया, जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। उज्जैन में एक स्थानीय शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर एक नए संवत विक्रम संवत 58 ईस्वी में जारी किया। शकों के बाद भारत में पहलव आए। यह भारत के तक्षशिला में आकर बसे। पहलव ने तक्षशिला को ही अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। पहलव का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्नीज हुआ। इसके समय ही सेंट थॉमस पादरी ने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया था। नेक्स्ट, कुषाण शासक। कुषाण शासकों को पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि ये कहाँ से आए थे। जो कुषाण शासक थे, ये चीन से आए थे। ये पश्चिमी चीन में गोबी प्रदेश में रहने वाली यूची जाति से संबंधित थे। यूची की 5 शाखाएं होमी, चांगमी, हीतुम, ताओमी और कोई चांगआंग थी। कोई चांगआंग को ही कुषाण कहा जाता है। इन शाखाओं में कुषाण सर्वाधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने शेष 4 शाखाओं पर विजय प्राप्त करके उसके राजाओं को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यूची के स्थान पर कुषाण शब्द का ही प्रयोग होने लगा। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कैडफिसस था। कुजुल कैडफिसस ने यूची कबीले पर विजय प्राप्त कर कुषाण राज्य की नींव डाली। कुजुल के बाद उसका पुत्र वीम कैडफिसस कुषाण साम्राज्य का शासक बना। यह एक महत्वाकांक्षी व शक्तिशाली शासक था। इसे चीनी यात्रियों ने भारत का विजेता कहा है। कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक विम कैडफिसस था। विम के 2 दशकों के बाद कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शासक बना। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कनिष्क कुशल योद्धा व शक्तिशाली शासक था। कनिष्क ने साम्राज्य विस्तार किया। इसने सिंहासन पर बैठते ही पर्थिया से युद्ध कर उसे परास्त कर अपने साम्राज्य में मिला दिया। कनिष्क ने चीन से युद्ध कर चीन के हान वंश के शासक को हराया, परंतु कुछ विद्वान इसकी इस विजय पर संदेह करते हैं। कनिष्क ने अफगानिस्तान, गांधार, कश्मीर, सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगध, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व संपूर्ण पश्चिम भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क स्वयं बौद्ध धर्म को मानता था, परंतु हिंदू धर्म में भी कनिष्क की आस्था थी। यह एक सहिष्णु शासक था। कनिष्क की मुद्राओं पर हिंद, यूनानी व ईरानी देवी देवताओं जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि, शिव, हेरेक्लीज, सेरापीज आदि की आकृतियां मिलती हैं। संयुक्त रत्न पीटक के अनुसार कनिष्क भी अशोक के समान रक्त पिपासु शासक था, परंतु बौद्ध धर्म की शरण में आने के बाद यह एक दयालु शासक बन गया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र व अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा महायान शाखा का उदय हुआ। इस पर
रॉलिंसंस ने कहा कि कनिष्क की कश्मीर में चतुर्थ संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ करती थी। यह था महायान का उदय, जो हीनयान से उतना ही भिन्न था जितना कि मध्यकालीन ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी ईस्वी के ईसाइयों के सरल सिद्धांतों से भिन्न था। कनिष्क ने कई विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। कनिष्क के राज दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, चरक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र व शौर्यानंद व चरक ने चरक संहिता की रचना की। नागार्जुन ने शून्यवाद व सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। कनिष्क एक महान निर्माता भी था। इसने तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर एक नए नगर व कश्मीर में कनिष्कपुरा नामक नगर की स्थापना कराई। कनिष्क ने कई स्तूपों व विहारों को बनवाया। इसने पुरुषपुर में एक 400 फीट ऊंची व 13 मंजिल इमारत का निर्माण कराया। इसने इस इमारत के पास एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। कनिष्क के शासनकाल में व्यापार में व्यापक उन्नति हुई। कनिष्क ने रोम के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यहाँ से वस्त्र, आभूषण, प्रसाधन सामग्री निर्यात की जाती थी व उसके स्थान पर वहाँ से सोना आता था। कनिष्क के समय में कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। महायान शाखा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति की उपासना की जाती थी। इस समय मूर्ति निर्माण कला का भी विकास हुआ। इन मूर्तियों का निर्माण गांधार प्रदेश में होने के कारण इस कला को गांधार कला नाम पड़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।